hope you all are doing great. So my today's video is on the topic the Sale of Goods Act 1930, जो कि हमारा BA LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कवर करता है एग्ज़ाम्स में। सो इट्स बेटर कि ये टॉपिक हम ब्रीफ में पढ़ें, और मैं एक वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं करूँगी, मैं ऐसी कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाऊँगी जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी। So let's start. The Sale of Goods Act 1930. The Act defines a contract wherein the seller of a particular goods transfer or agrees to transfer the goods to the buyer for same price. बहुत obvious है, हम ऑन डेली बेसिस सुबह शाम दोपहर हर टाइम जो है मार्केट जाते हैं कुछ ना कुछ सामान ख़रीदने के लिए। जैसे कि कभी हमें कोई नॉर्मल बिस्किट का पैकेट ख़रीदना होता है, या कभी कोई बल्क में हमें गुड्स ख़रीदने होते हैं, कभी कभार महीने का राशन ख़रीदना होता है। तो इसमें इसी चीज़ की बात करी गई है कि हम सेलर से फिक्स प्राइस पे जो है सामान मांगते हैं, और उस फिक्स प्राइस पे जो है जब बायर सेलर को प्राइस दे देता है तो सेलर जो है हमें सामान दे देता है। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनरिक टर्म विच रेफर्स टू द बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड इज characterized by an offer to buy goods for a price or an offer to sell goods for a price and acceptance of the offer. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई भी सामान लेते हैं उसका एक प्राइस होता है, तो वो सेलर एज वेल एज बायर दोनों एग्री करना चाहिए कि हाँ ये फ़िक्स प्राइस है। जैसे कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट 10 रुपये वाली 10 रुपये प्राइस पे ही फ़िक्स होनी चाहिए कि बायर देगा और सेलर लेगा। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र, जो ऑफ़र सेलर ने दिया है वो बायर एक्सेप्ट करे। ये दो चीज़ें जो है बहुत इसेंशियल होती हैं। हमारे पास आ जाती हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो पहली जो टर्म होती है वो है बायर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, द पर्सन हु एग्रीज टू परचेज सर्टेन प्रोडक्ट्स। बायर, अगर मैं नॉर्मल एक हिंदी में बताऊँ, मैं जाती हूँ किसी भी मार्केट में और मैं बोलती हूँ कि मुझे ये सामान चाहिए, XYZ जो भी सामान आप परचेज़ करना चाहें, तो आप बायर होते हैं। Seller section 2 subsection 3 defines a person who either sells or agrees to sell certain products. जब मैं मार्केट में जाती हूँ तो वो लोग आपको सामान दिखाते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मेरे को डेयरी मिल्क नहीं, मेरे को 5 स्टार चाहिए, तो वो आपको दिखाते हैं कि हाँ मैं ये सेल करने के लिए मैंने सामान रख रखा है, एंड इफ़ यू डोंट वांट डेयरी मिल्क देन आई कैन गिव यू 5 स्टार. Goods section 2 subsection 7, goods are any merchandise or possession. It is a movable property except for money and actionable claims. Goods कैसे भी हो सकते हैं, चावल, गेहूँ, चॉकलेट, कोई भी नॉर्मल बिस्किट, बट वो जो है मूवेबल होना चाहिए। वो स्टॉक्स और शेयर्स भी हो सकते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, स्टैंडिंग टेम्बर, द थिंग्स दैट आर अटैच टू द लैंड बट आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर द सेल। कोई भी चीज़ लैंड से अटैच है बट उसे सेल करा जा सकता है, वो भी गुड्स होते हैं। अब गुड्स हैं, अब हम वो पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 6 में दे रखे हैं। सेक्शन 6 ऑफ नॉट IPC, इट्स सेक्शन 6 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हर चीज़ के जो सेक्शन है वो अलग अलग बेयर एक्ट्स में दिए गए हैं। हर सेक्शन IPC का नहीं होता है, अलग अलग चीज़ों का होता है। लेट्स कम टूवर्ड्स द एग्जिस्टिंग गुड्स। जो हमारे सबसे पहले गुड्स हैं वो है एग्जिस्टिंग गुड्स। इफ़ द गुड्स एग्जिस्ट फिजिकली एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेलर इज इन लीगल पोजेशन ऑफ द गुड्स देन इट इज़ टर्म्स एट द एग्जिस्टिंग गुड्स। जिस टाइम पे हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ कि मेरे को अगले सीज़न में जो है ये पर्टिकुलर मैंगोज़ चाहिए, तो जिस टाइम पे मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ उस टाइम तो मैंगोज़ नहीं है, पर अगर मैं इनकेस ये बोलती हूँ कि मेरे को ये 1 किलो चावल घर पे दे दीजिए और उस टाइम पे वो हैं, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएंगे। स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 14 रेफर्स टू द गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड टू बी ट्रांसफर टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वही बात हो जाती है कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी टाइम आप मेरे को गुड्स देंगे, ऐसा नहीं है कि वो गुड्स नहीं है, ठीक है, उसी टाइम देंगे। एग्जिस्टिंग में क्या होता है कि हाँ पड़े हुए हैं हम दे देंगे आपको। एग्जिस्टिंग में ये नहीं होता कि आगे वो चीज़ ग्रो होगी हम वो जब आपको देंगे। स्पेसिफिक में होता है सामने सामने चीज़ पड़ी है, एग्जिस्टिंग में सामने भी पड़ी हो सकती है या फिर वो ऑलरेडी पड़ी हुई है और मैं आपको
दे दूँगा। कभी कभार क्या होता है कि स्पेसिफिक गुड्स और एग्जिस्टिंग गुड्स में काइंड ऑफ कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक गुड्स का एक एग्जांपल दे देती हूँ। A wants to sell a bike of a certain model and year of manufacture, and B agrees to buy the bike. Here the bike is the specific good. Now let's come toward the certain goods. These type of goods are identified by judicial interpretation and not by law. Any good where the whole or part of the good is identified and marked for sale at a time of the contract comes under the certain goods. मैं बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, डेफिनेशन आप पढ़ लेना। मैं गई एक मार्केट में बहुत सारे ऑरेंजेस थे। मैंने क्या करा, 10,000 ऑरेंजेस में से 3,000 ऑरेंजेस अपने लिए सेलेक्ट कर लिए एट दैट टाइम। वो मेरे लिए असर्टेन गुड्स हो जाएगा क्योंकि मैंने उसी टाइम पे वो 3,000 जो ऑरेंजेस है वो सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। Uncertain goods refers to those goods that are not specifically identified for sale. मैंने उन 10,000 ऑरेंजेस में से बोला कि मुझे कोई भी 3,000 ऑरेंजेस दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन गुड्स होगा, क्योंकि उसमें ख़राब हो, अच्छे हो, पके हुए हो, कच्चे हो, वो उनके ऊपर है, मेरे को वो मिल गए। तो जहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया वो सर्टेन है, जहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं करा वो अनसर्टेन गुड्स होता है। चलिए अब आ जाते हैं फ्यूचर गुड्स। सो फ्यूचर गुड्स होते हैं कवर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में, आर दोज गुड्स विच डू नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आर सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड। जैसे बहुत हेल्दी एंड बहुत एक्यूरेट एग्जांपल देती हूँ। मैंने अक्टूबर में अपने किसी फ्रेंड को बोला जो कि प्रोडक्शन करता था मैंगोज़ की, कि मुझे जो है मैंगोज़ के सीज़न में मैंगोज़ चाहिए। तो वो फ्यूचर गुड्स हो जाते हैं कि मुझे फ्यूचर बेसिस पे जो है वो मैंगोज़ चाहिए, पर कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी कर दिया। उसके बाद आता है कॉन्टीजेंट गुड्स। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2, अ कॉन्टीजेंट गुड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूचर गुड्स बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कॉन्टीजेंट गुड्स जो हैं वो होते हैं जो कि फ्यूचर गुड्स ही होते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं एक स्पेसिफिक हैपनिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, X has agreed to sell 100 mangoes from his farm to Y at a future date, but this sale depends on the fact whether the trees in X farm give a yield of 100 mangoes by a date of the contract. अब बेसिकली क्या होता है, X जो है एग्री कर देता है कि मैं 100 मैंगोज जो है Y को सेल कर दूंगा इस पर्टिकुलर अपने फार्म से और इस पर्टिकुलर ट्री से। इसने क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर ट्री दे दिया है। अब अगर वो ट्री 100 मैंगोज प्रोड्यूस नहीं करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ही वॉइड हो जाता है, क्योंकि ये एक हैपनिंग है। हमें नहीं पता कि वो ट्री जो है 100 मैंगोज ही ग्रो करेगा नहीं करेगा, करता भी है तो उसमें से हो सकता है भाई 20 ख़राब निकल जाए। तो ये डिपेंडेंसी होती है एक हैपनिंग पे कि भाई गुड्स जाएंगे एक फ्यूचर डेट पे और सही सलामत जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करूँगी, टाइप्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है। आगे की वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो फ्यूचर गुड्स होते हैं कवर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में, आर दोज गुड्स विच डू नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आर सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड। जैसे बहुत हेल्दी एंड बहुत एक्यूरेट एग्जांपल देती हूँ। मैंने अक्टूबर में अपने किसी फ्रेंड को बोला जो कि प्रोडक्शन करता था मैंगोज़ की, कि मुझे जो है मैंगोज़ के सीज़न में मैंगोज़ चाहिए। तो वो फ्यूचर गुड्स हो जाते हैं कि मुझे फ्यूचर बेसिस पे जो है वो मैंगोज़ चाहिए, पर कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी कर दिया। उसके बाद आता है कॉन्टीजेंट गुड्स। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2, अ कॉन्टीजेंट गुड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूचर गुड्स बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कॉन्टीजेंट गुड्स जो हैं वो होते हैं जो कि फ्यूचर गुड्स ही होते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं एक स्पेसिफिक हैपनिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, X has agreed to sell 100 mangoes from his farm to Y at a future date, but this sale depends on the fact whether the trees in X farm give a yield of 100 mangoes by a date of the contract. अब बेसिकली क्या होता है, X जो है एग्री कर देता है कि मैं 100 मैंगोज जो है Y को सेल कर दूंगा
इस पर्टिकुलर अपने फार्म से, और इस पर्टिकुलर ही होते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं एक स्पेसिफिक हैपनिंग के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, X has agreed to sell 100 mangoes from his farm to Y at a future date, but this sale depends on the fact whether the trees in X farm gave a yield of 100 mangoes by a date of the contract. अब बेसिकली क्या होता है, X जो है एग्री कर देता है कि मैं 100 मैंगोज जो है Y को सेल कर दूंगा इस पर्टिकुलर अपने फार्म से और इस पर्टिकुलर ट्री से. इसने क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर ट्री दे दिया है. अब अगर वो ट्री 100 मैंगोज प्रोड्यूस नहीं करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ही वॉइड हो जाता है, क्योंकि ये एक हैपनिंग है. हमें नहीं पता कि वो ट्री जो है 100 मैंगोज ही ग्रो करेगा नहीं करेगा. करता भी है तो उसमें से हो सकता है भाई 20 ख़राब निकल जाए. तो ये डिपेंडेंसी होती है एक हैपनिंग पे कि भाई गुड्स जाएंगे एक फ्यूचर डेट पे और सही सलामत जाएंगे या नहीं जाएंगे. ठीक है. सो अभी तक हमने जो पढ़ा है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करूँगी. टाइप्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है. आगे की वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.